दोस्तों, भारत इस समय अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नए मोड़ पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट और वहां की इंडस्ट्री पर पड़े भारी असर को देखते हुए भारत सरकार अब एक ऐसा रोड मैप तैयार कर रही है जिससे घरेलू कपड़ा उद्योग न सिर्फ मजबूत हो बल्कि दुनिया भर की कंपनियां भारत को अपनी नई मंजिल के रूप में देखे। बांग्लादेश में पिछले साल बड़ी हिंसा और उथल पुथल देखने को मिली। हालात इतने बिगड़े कि अगस्त में शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और वह देश छोड़कर भारत चली आई। इसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन उनके नेतृत्व में भारत विरोधी माहौल और तेज हो गया। पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव पैदा कर दिया। इस राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा झटका बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगा, जो दुनिया में सबसे सस्ते और बड़े कपड़ा निर्यातकों में गिनी जाती है। ऐसे माहौल में भारत ने यह अवसर देखा कि वह उन कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है जो बांग्लादेश में अस्थिरता की वजह से परेशान है। सरकार एक बड़े बजट की तैयारी में है जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों का ऐलान हो सकता है। भारत का ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, इसीलिए इसे आगे बढ़ाना देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम है। रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले वित्त वर्ष में टेक्सटाइल सेक्टर का बजट 10 से 15% तक बढ़ाया जा सकता है। अभी ये बजट 44.17 बिलियन रुपए है, जिसे बढ़ाकर उद्योग की ग्रोथ, नई मशीनरी और आधुनिक तकनीक पर अधिक खर्च किया जाएगा। इसके साथ ही PLI स्कीम पर भी धन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। अभी इस स्कीम के लिए 450 मिलियन रुपए तय हैं, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर लगभग 600 मिलियन रुपए कर सकती है। PLI स्कीम कंपनियों को प्रोत्साहन देती है ताकि वह भारत में निर्माण बढ़ाए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत प्रतिस्पर्धी बन सके। सरकार एक और बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। कच्चे माल जैसे पॉलिस्टर और विस्कोस फाइबर पर लगने वाला भारी कस्टम ड्यूटी को कम करना। इस समय भारत में इन पर 11% से 27% तक शुल्क लगता है, जबकि बांग्लादेश में ये लगभग शून्य है। यही वजह है कि बांग्लादेश के निर्यातकों के उत्पाद वैश्विक बाजार में ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। यदि भारत में इन ड्यूटी को कम किया जाता है तो भारतीय एक्सपोर्टरों को बड़ी राहत मिलेगी और वे वैश्विक स्तर पर अधिक मुकाबला कर पाएंगे। अमेरिका के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से नवंबर तक बांग्लादेश के निर्यात में 0.46% की गिरावट आई है, जबकि भारत के कपड़ा निर्यात में 4.25% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये दिखाता है कि भारत पहले से ही अपने निर्यात स्तर को मजबूत कर रहा है और नए सुधार इसे और गति दे सकते हैं। सरकार का लक्ष्य केवल बजट बढ़ाना या कस्टम ड्यूटी कम करना नहीं है। असली मकसद है भारत को पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन को आधुनिक और लागत कुशल बनाना। इसके लिए एक लंबा रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ये 3 चरणों में लागू होगा। 2 साल का शॉर्ट टर्म प्लान, 5 साल का मीडियम प्लान और एक लंबा प्लान, जिसमें भारत के उत्पादन और निर्यात लागत को प्रतिस्पर्धी देशों के बराबर लाया जाएगा। भारत की बड़ी कमजोरी उच्च लॉजिस्टिक खर्च, महंगी ऊर्जा और महंगा कच्चा माल है। इसके मुकाबले बांग्लादेश और वियतनाम में मजदूरी सस्ती है, कच्चे माल पर ड्यूटी कम है और श्रम कानून भी अधिक लचीला है। इन देशों में मजदूरों की उत्पादकता भारत से 20 से 40% तक अधिक मानी जाती है। यही वजह है कि भारत दुनिया का बड़ा उत्पादक होने के बावजूद वैश्विक निर्यात में पीछे रह जाता है। सरकार इन सभी कारणों की गहराई से जांच कर रही है कि भारत की लागत कहां बढ़ जाती है और उसे कैसे कम किया जा सकता है। लक्ष्य है कि भारतीय निर्यात अगले कुछ वर्षों में $40 अरब से बढ़कर $100 अरब तक पहुंच जाए। टेक्सटाइल मंत्रालय भी अपनी तरफ से रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस कर रहा है। फाइबर, फैब्रिक, टेक्निकल टेक्सटाइल, सस्टेनेबल मटेरियल और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में नए सिस्टम बनाए जा रहे हैं। एक समिति बनाई गई है जो ये देखेगी कि कैसे भारतीय डिजाइन, ब्रांडिंग और नई तकनीक को वैश्विक बाजार में बेहतर तरीके से पेश किया जा सके। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल, ऑर्डर हटाने, श्रम कानून सरल बनाने और यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की जरूरत है। इससे लागत भी कम होगी और भारत को नए बाजार भी मिलेंगे। हालांकि डेटा ये बताता है कि अभी एक्सपोर्ट की रफ्तार धीमी है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि नए रोड मैप के लागू होने के बाद भारत वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में एक बड़ी ताकत बन सकता है। आने वाले बजट और सुधारों से भारत फिर से अपना खोया हुआ मूल्य लाभ वापस पा सकता है
और बांग्लादेश, वियतनाम और चीन के सामने मजबूत चुनौती बन सकता है। इसके अलावा भारत ने जो कई बड़े एक्शन बांग्लादेश के खिलाफ लिए हैं, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को बंद करना और लैंड रूट से कई सामान न खरीदना भी, इससे भी आने वाले वर्ष में बांग्लादेश को काफी झटका मिलेगा और इसका बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। वहां के टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय बुरे दौर से गुजर रही है और भारत इसका फायदा उठा भी रहा है। साफ है कि बांग्लादेश के लिए अब एक और बड़ी समस्या भारत खड़ी कर रहा है और भारत से दुश्मनी लेने का नतीजा उसे अपने सबसे बड़े सेक्टर को खोकर उठाना पड़ेगा। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। रूस पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के बीच रिलायंस ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े मार्केट्स पर भी पड़ेगा। दरअसल गुजरात के जामनगर में रिलायंस का दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ 2 बड़े रिफाइनरी यूनिट है, एक SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट जहां से तैयार पेट्रोल, डीजल और ATF को यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, और दूसरी यूनिट जो भारत के घरेलू मार्केट के लिए है। लेकिन असली बात यह है कि रिलायंस अपने SEZ रिफाइनरी में लंबे समय से रूसी क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि रूस युद्ध के बाद तेल डिस्काउंट में दे रहा था। मगर अब कहानी बदल गई है। यूरोपीय यूनियन ने नए सख्त नियम लगाए हैं जिनके मुताबिक कोई भी फ्यूल जो रशियन क्रूड से बना होगा उसे यूरोप में बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये नियम जनवरी 2026 से लागू होंगे, लेकिन रिलायंस ने इससे पहले ही कदम उठा लिया है। कंपनी ने साफ कहा है कि 20 नवंबर से SEZ रिफाइनरी में रशियन क्रूड ऑयल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक रिफाइनरी में जो पुराना स्टॉक पड़ा था वह प्रोसेस हो रहा है, लेकिन 1 दिसंबर से SEZ यूनिट में बनने वाला हर फ्यूल सिर्फ नॉन रशियन क्रूड से ही तैयार होगा। यानी यूरोप के नए नियम के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है अमेरिका द्वारा हाल ही में रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगाए गए भारी प्रतिबंध। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन्हें सीधा सीधा रूस के वॉर मशीन को फंड देने वाला बताया है। ऐसे में रिलायंस जैसी कंपनी जिसका अरबों डॉलर का बिजनेस अमेरिका में है, कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। हालांकि रिलायंस ने रूस के साथ एक 25 साल का लंबा तेल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जिसके तहत हर दिन 5 लाख बैरल तेल खरीदने की अनुमति है। लेकिन अब अमेरिकी और यूरोपीय दबाव के बाद कंपनी अपनी सप्लाई चेन को रिकैलिब्रेट कर रही है, यानी धीरे धीरे रूसी तेल की जगह दूसरे देशों से तेल खरीदना शुरू। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भारत की लगभग 1/3 तेल सप्लाई रूस से आती है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस और नायरा एनर्जी जैसी प्राइवेट रिफाइनर्स खरीदते हैं। लेकिन अब अमेरिकी डेडलाइन 21 नवंबर के बाद रूस की इन 2 बड़ी कंपनियों वाले सभी ट्रांजैक्शन बंद करने होंगे। रिलायंस का कहना है कि जो भी रूसी तेल की शिपमेंट 20 नवंबर से पहले बुक हो चुकी थी उन्हें कंपनी नियमों के हिसाब से पूरा करेगी, लेकिन उसके बाद आने वाला कोई भी रूसी तेल सिर्फ घरेलू मार्केट वाली DTA रिफाइनरी में इस्तेमाल होगा, SEZ में नहीं। इस पूरे बदलाव का बड़ा असर ये होगा कि रिलायंस को अब रशियन ऑयल के सस्ते डिस्काउंट नहीं मिलेंगे, लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े मार्केट को बचाए रखने के लिए कंपनी ने यह रणनीति अपनाई है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।